नमस्कार विद्यार्थियों। आज कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस कक्षा से पूर्व कक्षा में अपन लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित किया जाता है एवं अभिक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती है उनकी चर्चा की थी और संयोजन प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। आज इस कक्षा में अपन वियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कल संयोजन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया था। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सारे समीकरण को माध्यम से समझा था। आज अपन वियोजन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। वियोजन अभिक्रिया तो वियोजन को संयोजन की पूरक अभिक्रिया माना जाता है। जिस प्रकार संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक इसके विपरीत वियोजन में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो लिखेंगे इसकी परिभाषा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह संयोजन अभिक्रिया की पूरक अभिक्रिया होती है। संयोजन की पूरक अभिक्रिया होती है। तो मैं एक वियोजन प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा हूं। जैसे CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसका वियोजन करते हैं तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का निर्माण होता है। अतः यह एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। अपन और नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे CO2 की बात करें तो C+O2, ये भी एक तरह की वियोजन अभिक्रिया है। इसके अलावा बात करें जैसे फेरस सल्फेट का वियोजन। फेरस सल्फेट का वियोजन FeSO4 फेरस सल्फेट, यह Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित होता है। यह फेरस सल्फेट है। जब फेरस सल्फेट का ये ऊष्मा की उपस्थिति में इसका वियोजन होता है और वियोजन होकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। बैलेंसिंग की बात करें, अभिक्रिया से पहले Fe परमाणु की संख्या 1 है और अभिक्रिया के बाद Fe परमाणु की संख्या 2 है, तो इसको मुझे बैलेंसिंग करने के लिए F को
2 से गुणा करना होगा। तो यह फेरस सल्फेट का वियोजन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लेड नाइट्रेट का वियोजन। लेड नाइट्रेट का वियोजन एग्जाम ऑफ यू से वेरी मोस्ट है। फेरस सल्फेट का वियोजन एग्जाम पूछा गया है। लेड नाइट्रेट की बात करें, PbNO3 वोल्ट वाइज 2, ये लेड नाइट्रेट वियोजन होकर PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करता है। बैलेंसिंग की बात करें, यहाँ PbO परमाणु की संख्या 1 है, यहां पर 1 है। बात करें NO3 परमाणु की संख्या यहाँ कितनी है, 2 है, और वहां कितनी है, तो इसको मैं 2 से गुणा करता हूं। 2 से गुणा करने पर ये PbO की मात्रा, Pb परमाणु की संख्या भी 2 हो जाएगी, और यहाँ NO3 2 और 2 4, तो मैं यहाँ 4 से गुणा करता हूं, और साथ में ऑक्सीजन। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये भूरे रंग के धुएं के साथ में, भूरे रंग के धुएं के साथ में दहन होता है। तो ये लेड नाइट्रेट का वियोजन है। लेड इसका नाम है लेड नाइट्रेट, इसका नाम है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, और इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो एग्जाम ऑफ यू से ये दोनों ही अभिक्रिया वेरी मोस्ट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड का वियोजन। सिल्वर क्लोराइड का वियोजन, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन AgCl। जब AgCl का वियोजन करते हैं तो ये 2Ag प्लस Cl2 में वियोजित होता है। बैलेंसिंग के लिए मैं Ag परमाणु की संख्या पर 2 लिखता हूं। तो यह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन होता है और अर्जेंटम और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन AgBr। जब AgBr का वियोजन करते हैं 2AgBr 2Ag प्लस Br2, सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन करने पर अर्जेंटम चांदी और ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यह भी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है, और AgBr का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में करते हैं। जरूर ध्यान दें, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। तो बोर्ड पे जितने भी लिखी हुई है ये सब वियोजन प्रकार की अभिक्रिया है। वियोजन को संयोजन की ठीक पूरक अभिक्रिया माना जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे ऊष्माक्षेपी एंड ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी एंड ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी का अर्थ होगा ऊष्मा का
उत्सर्जन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ में ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे श्वसन की बात करें, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि श्वसन के दौरान ऊष्मा या ऊर्जा का उत्सर्जन होता हो। रिएक्शन की बात करें, C6H12 और 6 ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और जल का निर्माण होता है और साथ में ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होती है। इस कारण अपन श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। और बात करें प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन, जब भी कोई प्राकृतिक गैस का दहन होता है तो वहां पर निश्चित तौर पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे मैं मीथेन का दहन की बात कर रहा हूं। मीथेन का दहन, मीथेन का दहन, CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन दोनों के साथ अभिक्रिया करके CO2 और जल का निर्माण होता है और साथ में ऊष्मा प्राप्त होती है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो तो अपन प्राकृतिक गैस की बात करें अर्थात मीथेन का दहन की बात करें, यह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और बात करें जो साग सब्जियां होती है वो विघटित होकर एक कंपोस्ट अर्थात खाद का निर्माण करना, वहां पर भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संपन्न होती है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता हो या ऊष्मा अवशोषित होती हो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे शक्कर का जलीय विलयन, शक्कर का जलीय विलयन यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। अपन बात करें 2AgCl सिल्वर क्लोराइड की बात करें 2Ag + Cl2, ये भी इस अभिक्रिया के दौरान भी ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ये भी एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करना, स्थान परिवर्तन करना विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वे कम क्रियाशील तत्वों को वहां से हटा देते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्वों को
कम क्रियाशील तत्वों को हटा दिया जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यह विस्थापन अभिक्रिया से पहले आपको सक्रियता श्रेणी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि सक्रियता श्रेणी के माध्यम से ही पता चलता है कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील तत्व है। तो इस सक्रियता श्रेणी में जो सबसे टॉप आता है वो अधिक क्रियाशील होते हैं। मैं एक सक्रियता श्रेणी की लिस्ट बना रहा हूं। सबसे टॉप पे है आपके सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, पीबी, कॉपर, एयू और एजी। एक सक्रियता श्रेणी की लिस्ट है। ये सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे अधिक क्रियाशील। और ये होते हैं मध्यम क्रियाशील, और ये सबसे कम क्रियाशील है। तो इस सक्रियता श्रेणी में सबसे टॉप है, जैसे पोटेशियम और सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। इसको खुला नहीं रख सकते हैं, खुले में रखने पर ये आग को पकड़ लेते हैं। अतः आग का संपर्क तोड़ने के लिए इसको मिट्टी के तेल अर्थात केरोसिन में रखा जाता है। और सोडियम, पोटेशियम बहुत मुलायम धातु होती है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आपने इस चैप्टर के बारे में, तीसरा चैप्टर आ रहा है धातु और अधातु, उस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी आप ध्यान दें, फेरस सल्फेट, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, इन्हीं के साथ क्रिया करके फेरस सल्फेट प्लस कॉपर को यहां से विस्थापित कर देता है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में फेरस है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो ध्यान दें, ये Fe है और ये कॉपर है। Fe सक्रिय श्रेणी में ऊपर आता है, अतः Fe कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। और बात करते हैं जिंक की, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। जिंक भी कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील तत्व है। अब हम बात करते हैं Pb प्लस CuCl2, इनके साथ क्रिया करके PbCl2 प्लस कॉपर को विस्थापित कर रहा है। जितनी भी अभिक्रिया लिख रहा हूं ये सब विस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है। और हम बात करें, ये जो कॉपर सल्फेट ये नीला रंग का होता है, और जैसे ही कॉपर सल्फेट में आयरन डालते हैं तो ये फेरस सल्फेट अर्थात फेरस सल्फेट का निर्माण करता है, और फेरस सल्फेट ये भूरे रंग का होता है, तो उस विलेन का रंग बदल जाता है। तो बोर्ड में जितने भी अभिक्रिया लिखी हुई है ये सब विस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है। उपरोक्त अभिक्रियाओं में Fe, जिंक और Pb तीनों ही कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित किया जाता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पादों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें
अभिकारक एवं उत्पादों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट की बात करें, Na2SO4 प्लस बेरियम बी सल्फेट बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl का निर्माण होता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये दोनों अभी साथ में अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ध्यान दें। इसकी बात करें Fe, इसके ऊपर आयन होते हैं, SO4 के ऊपर आयन होते हैं 2 और B के ऊपर भी आयन होते हैं +2। इनके साथ में ये आयन एक्सचेंज करते हैं। सोडियम की बात करें, इसके ऊपर एक आयन होता है Na+ और क्लोरीन के ऊपर भी एक आयन होता है। इन दोनों आपस में संयोजित होके और अपना अष्टक निर्माण पूर्ण करते हैं और आयन का आदान प्रदान करके द्विविस्थापन अभिक्रिया संपन्न करते हैं। तो यह है आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के दौरान उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स एंड संसरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।